पॉडकास्ट विद अबसार आलम के साथ। और दो बहुत अहम इश्यूज़ हैं। एक तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पे जो हमला हुआ उसमें क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, जो सिक्योरिटी लैप्स था। दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम आपको उसके बारे में हकायक से आगाह करेंगे, उन हकायक से जो अभी तक आवाम के सामने नहीं आ सके, और उसमें क्या हमारे लिए सबक है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उस पे बात करने से पहले मैं आपको एक जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अमेरिका में रहने वाले, उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के लगाने का आगाज़ किया और वाइट हाउस कुछ ही दिनों में वो अपनी तजवीज़ को नाफिज कर देगा, उसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो समझते हैं कि उनके पास अमेरिकन सिटीज़नशिप है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, बल्कि अमेरिकन सिटीज़नशिप जिनके पास है, जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट्स हैं, उनके लिए भी ख़तरे की घंटी बज गई है। इस तरह से कि वहाँ जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं, ज़्यादातर उनकी तादाद बहुत साल पहले गई थी, और वो जिस तरीके से गए थे वो बहुत सारे कानूनी तरीके नहीं थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ गैर कानूनी तरीके से गए हैं। तो वहाँ उनके लॉयर्स ने उनको ये बात बताई है कि आप अगले कुछ महीनों या शायद एक साल के लिए मुल्क से बाहर ना जाएं, अमेरिका से बाहर ना जाएं। चाहे आपने हज के लिए जाना हो, उम्रे के लिए जाना हो, या आपने वैसे ही अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान आना हो विज़िट करने के लिए। क्योंकि जब आप वापस अमेरिका एंटर होने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हवाई जहाज़ से हो, चाहे वो बहरी जहाज़ से हो, चाहे वो रोड के रास्ते हो, तो वो वहाँ पे आपकी दोबारा कंप्लीट चेकिंग की जाएगी। और ख़ास तौर पे ये देखा जाएगा कि जब पहली दफ़ा आप अमेरिका आए थे, चाहे वो आज से 30 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, या 40 साल पहले थे, तो आपने आने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया था, आपके पास कौन सा वीज़ा था, आपके पास वीज़ा था भी या नहीं, या आप इलीगल एंटर हुए थे अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ें वो दोबारा देखेंगे उन लोगों की जिन्होंने सिटीजनशिप अमेरिका की ली है पिछली कई दहाइयों में। तो ये एक बड़ी ही जिस ऐसी खबर है जिसने वहाँ पे वहाँ पे खौफ फैला दिया है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। तो इसलिए हम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं और दूसरे ममालिक में भी जो रहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, और इस बदलती दुनिया में अगर वो उस मुल्क को गाली निकालते रहेंगे, उस मुल्क को के ख़िलाफ़ नफ़रत खुद ही फैला के अपने अंदर भी नफ़रत पैदा कर लेंगे, तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उनमें बहुत सारों को अब पाकिस्तान वापस आना पड़े और यहाँ रहना पड़े, क्योंकि वहाँ से अगर वो डिपोर्ट किया जाता है, उसी मुल्क में वापस भेजा जाएगा जहाँ से आपका ओरिजिन था। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है कि जहाँ से आप उठ के जाएं, जहाँ पे साथ बैठ के खाया है, जहाँ के साथ बैठ के आपने वक्त गुजारा है, उसको दूर जाके गाली ना दें, क्योंकि किसी वक्त आपको उनसे दोबारा भी मिलना पड़ सकता है। तो उस दुश्मन से इतनी दुश्मनी मत डालो कि दोबारा दोस्ती हो जाए तो आपको शर्मिंदगी हो, और दोस्त अपना हो तो उसके साथ दुश्मनी इतनी ना डालो कि वो दोबारा दोस्त बने तो आपको शर्मिंदगी हो। तो कुछ अखलाकी मयार हैं वो कायम रखने चाहिए। अभी भी वक्त है, आप लोग इस पे सोचें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। हमें इससे कोई खुशी नहीं है कि अगर आपके लिए वहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम इस मुल्क को, इस धरती को गाली ना दें जहाँ हम रहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, और हो सकता है आपको भी वापस यहाँ पे आना पड़े। और अब हम जो मैंने अभी आपको बात की है जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से, बहुत एक सानिया हुआ है और बहुत बड़ा वाक़या दुनिया की तारीख़ में, दुनिया की इस तरह की हाईजैकिंग की तारीख़ में ये एक बहुत दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है। और इस पे ज़ाहिर है अगर बॉलीवुड होता तो वो इस वक्त तक फ़िल्में बनाना शुरू कर चुका होता, हॉलीवुड होता तो वो भी बनाता। पाकिस्तान का सिनेमा इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है। लेकिन इस पे दो आस्पेक्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको समझने की ज़रूरत है। एक है इंटेलिजेंस का आस्पेक्ट, कि इस ज़ाहिर है कि जंगी कैफियत है, और वैसे भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम मुल्क से इंटेलिजेंस इदारों के पास आती रहती है। ख़ास तौर पे जहाँ पे जंगी सिचुएशन हो, जंगी हालात हों, वहाँ से तो ज़रूर आती है। और यहाँ पे पूरा नेटवर्क है बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस गैदरिंग का। तो एक सवाल ये उठा, और डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पे तनकीद भी हुई, इस पे लोगों ने शुकूक व शुबात का इज़हार भी किया, जर्नलिस्टों ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, बाहर बैठे लोगों ने भी स्टेटमेंट्स दी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा है कि जो ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से वो किस तरीके से ऑपरेशन हुआ है और वो कितना कामयाब था, उसमें कितनी पेशा वराना महारत दिखाई गई है। तो ये आज दोनों चीज़ों के बारे में इस पे बात करेंगे।
और मेरी रिसर्च टीम ने बहुत इस पे मेहनत की है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के लाए हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ। और वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका आगाज़ हुआ जब मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत सी बात चल रही थी इंटेलिजेंस फेलियर की, और उस पर सवाल भी हुआ। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था, तो उस पे DGISPR साहब ने क्या फरमाया, आप सुनिएगा। And in this particular case also, there was a threat in the general area. In this area, there was a general threat of the SCB. There was not a specific threat to the कि ये ट्रेन पे इस वक्त ये इंसिडेंट होगा। तो आपने सुना कि वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इस एरिया के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। तो ये बहुत अहम नुक्ता है जिसको हम सब ने इग्नोर किया, लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने इग्नोर नहीं किया, इस पे उन्होंने काम किया। वो काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो इससे ये साबित हुआ कि इंटेलिजेंस इसकी थी और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। तो और स्पेसिफिक एरिया की थी, जो एरिया वहाँ पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है उस एरिया के बारे में थी। और इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन आप इसके बाद देखें कि ये ना सिर्फ ये कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुख्तलिफ ने इस स्पेसिफिक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई हो सकती है। मज़ीद तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके बाद भी इंटेलिजेंस जो हमारा नेटवर्क है, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने किस तरह इस ऑपरेशन में जो बड़ा सक्सेसफुल था उसको छुड़वाने का यरगमालियों को, उसमें क्या मदद की, ये भी आप DGISPR साहब की ज़बानी सुन लें। जी, जो रिस्पांस गया है, जिसको आपने सक्सेसफुली देखा है कि किस तरीके से लोगों को बचाया गया है, इस रिस्पांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्ले किया है। आपने दो बातें उनकी, दो दफ़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात उन्होंने की है। एक दफ़ा उन्होंने पहले कहा कि इस जगह स्पेसिफिक एरिया की इंफॉर्मेशन थी, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ दहशतगर्दों के और यरगमालियों को रिहा करवाया गया, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का और उनके पूरे नेटवर्क का बहुत अहम रोल है। तो मैं इस पे आपको बताता हूँ कि कैसे है दोनों चीज़ें, और फिर हम चलेंगे कि जो ऑपरेशन हुआ वो कितना सक्सेसफुल और किस तरीके से हुआ, और इसमें गफलत कहाँ पे हुई, कोताही कहाँ पे हुई। बात यह है कि जो जैसे कि DGISPR साहब ने कहा है कि इंटेलिजेंस थी, रिपोर्ट्स थी, और मैं अब आपको ये बता रहा हूँ बहुत अपने जो मैंने आपको बताया हमारी रिसर्च टीम ने इस पे काम किया है, और इंटेलिजेंस जो आई थी वो बहुत स्पेसिफिक थी, बहुत स्पेसिफिक थी, इतनी स्पेसिफिक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तक बताया गया था उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी थी कि या 4 मार्च को हमला होगा और या 11 मार्च को हमला होगा। दोबारा सुन लें आपके, या 4 मार्च को होगा या 11 मार्च को होगा, और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला 11 मार्च को हुआ। एक चीज एरिया का DGISPR साहब खुद फरमा रहे हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी, स्पेसिफिक एरिया बताया गया उस इंटेलिजेंस जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, एक ने नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक एरिया बताया कि यहां हमला होगा, और यहां तक बताया गया कि ट्रेन पे हमला होगा। और फिर यह भी पता था कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे हमले होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे वो टाइमिंग ऐसी है, उसका रूट ऐसा है, एक ट्रेडिशन ऐसी बन गई है कि फौजी और उनकी फैमिलीज जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे सफर करती हैं जब उन्होंने अंदरूनी मुल्क आना, क्योंकि वो तकरीबन पूरे मुल्क का चक्कर लगाती है, और जिस स्टेशन पे जिस फौजी फैमिली की पोस्टिंग है या ट्रांसफ़र है या छुट्टियों पे जाना है, वहाँ पे वो आराम से एक ही ट्रेन में बैठे बैठे वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं।